अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित इस चर्चा में लखनऊ से चलकर हमारे बीच बच्चों को उत्साहवर्धन करने आए। मुझे नहीं लगता कि कोई सा विभाग इनसे छूटा है। पहले एसडीएम रहे होंगे, सीडीओ रहे, फिर डीएम, पता नहीं कितने दिनों में लगभग सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और अब मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे अवनीश अवस्थी जी, आरुषि मिश्रा, IAFS शीनू जी, डॉक्टर सलोनी सिंह बघेल और उनकी पूरी टीम, छात्र छात्राओं, युवाओं में युवती, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको बधाई और शुभकामनाएं कि युवा अपनी भूमिका निभाएंगे। जब युवा था तो अक्सर एक शेर सुनाया करता था कि तलवारों की धारों में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी। जब हम लोग युवा थे तो तब सीनियर लोग कहते थे तुम्हारी जिंदगी के ये बेहतरीन दिन है, लेकिन तब हम कहते थे कि जिस दिन नौकरी लग जाएगी, पहली तनख्वाह जाएगी, वो बेहतरीन दिन है। उस हम गलत फहमी में तब थे। अब लगता है कि वही दिन सबसे अच्छे थे, क्योंकि तब आसमान भी छोटा लगता था। शायद दुष्यंत ने तभी लिखा होगा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता है, पत्थर तो तबीयत से उछालने होता है। तो अब तो हमसे पत्थर भी नहीं उछलेगा, ये आप ही उछाल सकते हैं, सुराख कर सकते हैं। दुष्यंत मेरे बड़े फेवरेट हैं। 2 लाइनें बीना जी छोड़ दी थी, इसलिए मैं आपको दोबारा सुना रहा। हाँ, वो कि हो गई है पीर पर्वत सी, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए लिखा है। इस देश में सत्ताई परिवर्तन बहुत हुई, लेकिन जब खेत में हल चलाता हुआ किसान, सड़क की गिट्टी तोड़ता हुआ मजदूर, पढ़ता हुआ छात्र और पढ़ाता हुआ शिक्षक जब ये समझ ले कोई नई व्यवस्था है, तब समझना कि सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। और ऐसा व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही दुष्यंत ने कहा। उसने क्या कहा कि शर्त लेकिन इसी की बुनियाद बननी चाहिए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद होनी चाहिए। वो 2 लाइनें ये हैं कि हर सड़क पर कहाँ कहाँ वो चाह रहा है। ये 2 लाइनें पता नहीं या तो गायब हो गई हैं गूगल से, कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं की आग पर ये आग चलनी चाहिए। तो आग तो है, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत भी कभी कभी दिया करो, कभी एहसास भी कराया करो कि हम जवान हैं। तो ये आपके बेहतरीन दिन है। मैं कोई मोटिवेशन स्पीच देने लायक नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज 2 लोगों को आपको तेल चित्र यहाँ रखना चाहिए था। एक विवेकानंद जी का, सरदार भगत सिंह जी का। आपके यूथ का कोई आइकॉन होना चाहिए। उससे प्रेरणा, मैं उसी लोकसभा में बैठता हूँ जहाँ भगत सिंह जी ने बम फेंका था। फिर मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि कश्मीर में या देश के अन्य कोनों में यूथ में फिदाई, जिसको आत्मघाती कहते हैं, तो उन्होंने तो बम फेंका था, ये तो अपना शरीर ही के चक्कर उड़वा देते हैं। तो वो बम फेंकना बहुत बड़ी बात थी। पता था कि कानून में अमेंडमेंट हो जाएगा और फांसी लाइफ केस नहीं था, क्योंकि उसमें किसी को इंजरी नहीं आई थी। वो 323, 504, 506 वाला केस था, इसमें अमेंडमेंट करके फांसी दी गई। लेकिन उसको सुनिएगा जो आर्ग्यू कर रहे हैं भगत सिंह जी। मुझे याद है मैं 23 साल में कितना नॉनसेंस बच्चा था।
और 23 साल में भगत सिंह जी ने बम फेंका, लड़के फेंक रहे हैं आजकल, फिदाई भी कर रहे हैं। लेकिन जो तर्क दिए थे उन्होंने कोर्ट में कि हम देश की आज़ादी क्यों चाहते हैं, तो थोड़ा उनको जरूर पढ़िएगा। मुझे लगता है कि रूस की क्रांति 1917 की बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन से उनको प्रेरणा मिली थी, और मुझे लगता है 1857 से हमें 1947 की बहुत प्रेरणा मिली। 1857 वालों को 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरणा मिली थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे बदहाल स्थिति युवा की हुई है रोजगार के मामले में, उसके पीछे एक कारण है कि लोगों ने खता की और सदियों ने सजा कर। वो खता 1947 में हो गई। देश जब आज़ाद हुआ था, नया संविधान आया, हमको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय नीति निर्देशक, विचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब मिली। क्योंकि उस समय हम 90% गाँव को 10% शहर था, हम 90% देहातियों का ये देश था। और देश को आज़ाद कराने वाले ऊपर के जितने नेता थे, स्वयं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इवन डॉक्टर लोहिया, ये सब विदेश से पढ़ के आए थे। इसका मतलब है तब इन्होंने भारत के किसी भी संस्था को अपने स्तर की नहीं समझी, और ये लोग विदेश थे। और जैसी देश, इवन लोहिया जी ने पश्चिम जर्मनी से PhD की, ये जब लौट के आए और देश आजाद इन्होंने कराया, तो उस स्तर की संस्था क्यों नहीं खुली? शिक्षा का महत्व इन्हें पता था, ये सारे लोग ये कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड गए। दुर्भाग्य से एजुकेशन के 5 सिस्टम इस देश में हो गए। जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण हो गया है, तब से वसुंधैव कुटुंबक हो गया है। आप अपने मोबाइल पे कैम्ब्रिज में एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, फीस भी जमा कर सकते हैं। तो वो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज पहले प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होगा कि देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधुरा, नैनीताल का स्टेट बोर्ड, ये पहले स्तर पर होगा। फिर पीटर्सबर्ग, चार्ल्स डार्विन, GD गोयल का DPS, ये स्तर पर होगा। फिर उसके नीचे है आगरा के लोग नाराज हो जाते हैं कि आप हमारे स्कूल को तीसरे में रखते हैं, लेकिन सो कॉल्ड अंग्रेजी का नाम रखने वाले ये लोग निजी डालकारी लगा करके प्रसिद्ध इसके पढ़ना है। लास्ट वाले हमारे वाले हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं देहात में, जिला पंचायत के स्कूल या सुंगी के स्कूल। तो 5वें प्रकार की शिक्षा लेने के बाद पहली प्रकार की शिक्षित बच्चों से कंपटीशन में वही आ पाएगा, या तो सरस्वती जवान में लेके पैदा हो या भाग्य रेखा लेके पैदा हो, वरना कोई चांसेस बनते नहीं। तो ये गांव के लोगों के साथ एक दिक्कत कर दी शिक्षा शास्त्रियों ने। दूसरी गलती उनसे क्या हुई कि जनरल नॉलेज को हमारे उत्तर भारत के 7-8 राज्यों में कोर्स में नहीं शामिल किया। जो मेरे हम उम्र हैं, कभी प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में जीके ठीक है, दक्षिण भारत का मुझे पता नहीं है। और जो पहला बैच IAS का आया, उसमें अंग्रेजी का प्रश्न अनिवार्य था और सामान्य ज्ञान अनिवार्य था, और अंग्रेजी हमने कक्षा 6 में पढ़ाई। जब हमारी उम्र 11 साल हो गई थी, तब हमने अल्फाबेट सीखा और सिविल में अंग्रेजी अनिवार्य थी। ये गलती क्यों की लोगों ने? हम देहाती लोगों को वंचित रखा है अच्छी शिक्षा से। मैं अपना याद करता हूँ कि BSc के बाद मन हुआ कि चलो नौकरी करते हैं, क्योंकि मैंने कॉलेज के प्रेसिडेंट को साइकिल स्टैंड चलाते हुए देखा, तो मन हुआ कि नहीं अब नौकरी करना है। भैया ये बात में बांट लेना। भगत सिंह को अगर उस जमाने में बम फेंकने से पहले अगर किसी ने ये दे दिया होते तो जीत गया, ठीक है ना। या विवेकानंद जी जब भाषण शिकागो में दे रहे थे, कोई कहता पेस्ट्री जाती है, तो हम उस अच्छे उद्बोधन से विश्व वंचित रह जाता। तो इसी से आपकी जवानी की प्रायोरिटी पता चल रही है। खैर कोई बात नहीं। तो मेरा मन हुआ नौकरी करते ही, क्योंकि पहले छात्र राजनीति करता था, फिर कॉलेज के प्रेसिडेंट को साइकिल स्टैंड चला के देखा, तो लगा 35 साल की गारंटी ज़्यादा अच्छी है, नीली बत्ती गाड़ी लाल बत्ती की जगह। क्योंकि ये लाल बत्ती है ना, बड़ी बढ़िया है कि कभी 6 महीने रहती है, कभी 13 महीने रहती है, कभी 16 महीने रहती है।
ये 35 साल नहीं लगती है, लेकिन सिविल के लोग 35, 32, 34 उम्र के अनुसार विद प्रमोशन रहते हैं। तो मैंने कहा चलो नौकरी करते हैं। तो एक फॉर्म लिया तो उसमें लिखा था जीके का प्रश्न अनुवाद है, कुछ पता ही नहीं था। तो मैं खन्ना वर्मा की जीके की किताब लाया, तो उसमें एब्रीविएशन से जीके शुरू होती है और एब्रीविएशन अल्फाबेट से होता है, अल्फाबेट ए से होता है, खाली एक शब्द का एब्रीविएशन होता नहीं। तो एक ग्रेजुएट लड़का पढ़ रहा है ए ऑब्जर्वरी एयरफोर्स। अगले दिन मैं पढ़ रहा हूँ नदी कौन सी लंबी है, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, WHO क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुझे आज भी याद है, आपके त्रिवेदी साहब थे, फिर श्यामलाल सज्जर थे हमारे जमाने में, ये जीके के संबंध है। बाद में शेषन ने बता दिया कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो देश डाल दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हमारा कंपटीशन किन से रहा होगा, हम ये देहातियों का, जिनके घर में प्रतियोगिता करता हूँ, दूसरा कंपटीशन मास्टर, द हिंदू अखबार, माँ बाप अंग्रेजी बोल रहे हैं, टीवी लगा हुआ है। तो जो गांव के बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से सिलेक्ट नहीं हुए, वरना तो ध्यान की कमी नहीं हुई। तो जिनका नौकरी में इंटरेस्ट है वो भाषण पड़ा उनके लिए। कि आज भी मेरे से अगर पूछा जाए, ये यूथ का देश है, मेरे से अगर अवस्थी जी पूछो कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम क्या है, तो कोई कहेगा चांद पे रखने के लिए, कोई बाकरा नगर दे, कोई कहेगा 5 किलो गेहूँ चावल, कोई प्रधानमंत्री आवास कहेगा, कोई आयुष्मान, ये सब अच्छे काम है, कोई 9 करोड़ गैस सिलेंडर कहेगा। लेकिन मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा काम नौजवानों के लिए जो होता है वो नॉन वेस्टेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त करना सबसे बड़ा काम। मुझे एक दुख है अपनी पार्टी बताते हैं कि हमने 20 रुपये का शौचालय हटा दिया, हमने 9 करोड़ सिलेंडर हटा दिए, हमने प्रधानमंत्री आवास हटा दिया, हमने विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन का 1500 रुपये बता दिया, हमने आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का बता दिया, हमने 2-2000 की 14 किस्तें किसान सम्मान निधि का बता दिया। लेकिन इसका प्रचार हम नहीं कर पाए कि केंद्र सरकार में ग्रुप A, B, C, D में नौकरी होती है, केवल A में इंटरव्यू होना भी चाहिए, उनका IAS का तो होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ग्रुप B में होगा, ग्रुप B के नॉन वेस्टेड का नहीं होगा और C, D का नहीं होगा। अब बल तो यहाँ सब बच्चे हैं, ग्रुप C आपको पता होना चाहिए, ग्रुप C वो है जो एक कोतवाल साहब खड़े हैं, इंटरव्यू नहीं होना इनका। और भाजपा शासित राज्यों में नॉन वेस्टेड नौकरी में इंटरव्यू करना समाप्त हो गया है। एक बच्चे ने कहा बहुत देर से अंकल बोल रहे हो इंटरव्यू समाप्त हो गया। मैंने कहा अपने बाप से पूछना जब हमारी उम्र का होगा। हम हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को पॉलीथीन में मरवा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर काटते थे, निकले हुए फॉर्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे, पिताजी पे नोट नहीं थे और बिरादरी में इतना बड़ा नेता नहीं था जो 5वें तल से भेजे जाने वाली सूची में नाम लिखा देता, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पाया। क्या मैं पॉलिटिकल बातें आज ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सपा बसपा में सूची आती थी या नहीं आती थी? तो ये बड़ा काम आपके लिए हुआ है या नहीं हुआ? तो इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होता था, हमारी सरकार से पहले इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होता था, इंटरव्यू निकालने के लिए होता था। लेना है तो आगरा की स्क्रीनिंग बता, और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। और चेकोस्लोवाकिया की बताने के बाद भी नहीं लगेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री एक सूची भेजा करता था। हमारे मुख्यमंत्री ने सभी नौकरियों के भर्ती बोर्ड के चेयरमैनों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित होगी, OMR होगी, क्वेश्चन नंबर 1 ABCDE, सही करोगे तो 2 नंबर, गलत करोगे तो 0, सही करोगे तो पूरे। ये नौकरी संबंधी ये नौकरियों का स्वर्ण योग है। आज भी अगर कोई बच्चा 10-12 घंटे, ये 3-4 किताबें जो मैं बता रहा हूँ, मास्टर आदि 8-10 घंटे हिंदी का अखबार और टेलीविजन की न्यूज पढ़ ले, तो नॉन वेस्टेड नौकरी बिना इंटरव्यू के आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी। तो जिनको ये नौकरी करनी है उसके लिए ये स्वर्ण योग है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि क्या नौकरी तक भी सीमित रखना है? क्या नौकरियों तक ही सीमित रखना है? मेरे से बड़ी गलती हुई है जो मैं 10 साल नौकरी करके आया। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का बताना पड़ता है, और अब जंग लगे हुए ताले रह गए, बाकी मैंने सब ताले खोल दिए 6 बार उनकी हुई है। तो जब भी मैं मेरिटोरियस बच्चों को इनाम देने जाता हूँ, आपकी प्रायोरिटी तो देखो क्या है आजकल, क्या बनना चाहते हो? धीरे से पूछता हूँ कि 95 वालों से 97, 98, IAS, IPS, AFS, फौज,
डॉक्टर, इंजीनियर, सीए। एक बच्चा नहीं कहता है कि आई विल बी एडवोकेट और एक बच्चा नहीं कहता है कि आई विल बी पॉलिटिशियन। अब 10 साल में परिवर्तन आया। पहले हमने बीएससी की, फिर एमएससी की, बीएड की, फिर लॉ की, यही तो करते थे, फिर पीएचडी की। अब बेवकूफ बच्चे होंगे तो इंटर के बाद पढ़ाई करते हैं, वरना 12th के बाद आप बायो वाले हैं तो आप नीट क्वालिफाई करिए, और गणित वाले हैं तो इंजीनियरिंग में जाइए, और कॉमर्स वाले हैं तो सीए में जाइए। तो एक बच्चा नहीं कहता कि मैं नेता बनूंगा। भगत सिंह पैदा जरूर होना चाहिए, लेकिन पड़ोस में पैदा होना चाहिए। राजनीति साफ सुथरी हो, लेकिन हम राजनीति में ना आए, तो ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। और नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो मैं ये लगता है 35 साल की नौकरी पे 1 तारीख को चाहे आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, आपको तनख्वाह मिले, आप ये जीवन जीना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि यूथ को कभी नौकरी ठीक है, लेकिन हमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का बैलेंस बनाना चाहिए। उसमें भगवान की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि जिस खंबे पे भी धुन लग जाएगी तो डेमोक्रेसी भरभरा की गिर पड़ेगी। तो कोई नहीं कहता कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं एमपी बनूंगा, और फिर चाहते हो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम एमपी एमएलए बने। अरे भैया, जब बायो के थे नहीं हुआ होगा सिलेक्शन, तभी तो यहाँ आए। गणित वालों का नहीं हुआ होगा, लास्ट पॉलिटेक्निक में नहीं हुआ होगा, आईआईटी से लेके, तभी तो आए होंगे। कॉमर्स वाले का नहीं हुआ होगा, तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम मत ढूंढो हम लोगों में से, फिर गुणों में से कम बुरे को चुन लिया करो। यही देश का बहुत बड़ा एहसान है। दूसरा, राजनीति के लिए वैसे तो अब भी प्रायोरिटी बदल रही है। मेरे पास तो बड़ा छोटा सा फार्मूला है। मेरे को मंत्री परिषद में कहा गया कि आप ये बताओ कि 6 बार कैसे जीत गए। मेरा बड़ा छोटा फार्मूला है। मेरा काम नहीं है चांद पे जाना, मेरा काम सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, करंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, जात आए प्रमाण पत्र, और साथी जात योजना, भागवत कथा, रसिया, दंगल, कपाली, पूरा पूजन, एकादशी, अध्यापन, एजुकेटिव इस फार्मूले से निकाल लिए। लेकिन जब आप राजनीति में आओगे तो आपसे पूछेंगे लोग, ओजोन लेयर के बारे में आपकी क्या राय है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है, ग्लोबल वार्मिंग में आपकी क्या राय है, जलवायु परिवर्तन पे आप क्या कहना चाहते हैं। माफ करना, ये नई पीढ़ी जो आ रही है ना, 2-3 मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। तो मैंने जो अभी फार्मूला बताया, हालांकि ये फार्मूला सुनने में बड़ा आसान लगा है, लेकिन मेरा पड़ता है अगर किसी को सुना दोगे ना रात को, तो फिर एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो बेहोश हो सकता है, क्योंकि दिन में 18 घंटे काम करके घर पे लौटते हैं। तो जिनको राजनीति में आना है, प्रयास करना चाहिए, और जो आ गए हैं तो किसी सदन में जरूर जाना चाहिए। ऐसा मेरा आपके लिए शुभेच्छा में जाहिर करना चाहूँगा। आप लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, परिषद में, नगरपालिका में, पंचायत में, नगर निगम में, कोऑपरेटिव बैंक में, भूल विकास बैंक में। लेकिन इतना जरूर है, देश की जनता बहुत अच्छी है। दिन भर मैं आपको फेसबुक पर देखता हूँ। आज फलाने नेता से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, फलाने से अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बात की। कान में पूछोगे कि वो मधु भाभी कैसी है, तो नीचे लिखोगे कि हमने बहुत समसामयिक विषयों पर आप चर्चा की। मुझे बहुत अच्छा लगे जब मैं नौजवानों को ये फेसबुक पे देखूं कि आज सीडीओ ऑफिस में विधवा पेंशन का फॉर्म भरते हुए, आज मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी से दिव्यांग के लिए मिलते हुए, आज मैं डीएफओ से वृक्षारोपण के बारे में कुछ पौधे मांगते हुए, आज मैं थाने में 2-2 हाथ करते हुए एफआईआर कराने के लिए, अथवा झूठी एफआईआर पे नाम निकलवाने के लिए, बोले एक पोस्ट पढ़ने को मिलती है ये वाली। और सपने हैं, ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो ऐसे नहीं। कोई जीवन का दिन नहीं था जिस दिन मैं सीडीओ ऑफिस नहीं जाता था एक मन में। मुझे आज भी अपना पहला सीडीओ संजय घोष रेड्डी याद है, मुझे अपना दूसरा सीडीओ अमित घोष याद है, मुझे अपना तीसरा सीडीओ रीता सिंह याद है। अब सोचिएगा क्यों? क्योंकि रोज जाता था गरीबों को लेकर के। याद है मुझे मैं याद नहीं कर पाऊंगा कि उस समय विधायक कौन था, हो सकता मुझे याद ना आए कि उस समय आगरा का एमपी कौन था, लेकिन मुझे अपने सीडीओ याद हैं, मुझे अपने कलेक्टर याद हैं। क्यों याद है?
क्योंकि प्रातः बंदनिया की तरह मैं समाज का मैं सीडी ऑफिस जाया करता था जनता का काम कराने के लिए। तो ये छोटे से फार्मूले आपको राजनीति में आने के लिए भी कहा है, लेकिन उतना जरूर याद रखिएगा कि आपके सामाजिक दायित्व तो बहुत हैं। हमेशा दिमाग में रखना, इस देश में 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो गेहूं चावल के लिए लाइन में लगे। अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखना कि 9 करोड़ लोग मोदी कार्यकाल से पहले ऐसे जुलाई अगस्त में भीगे हुए ढेंचा से, भीगी हुई खानों से, भीगे हुए टंडों से, फुकनी से फूंक मारते हुए चूल्हा जला करता था। ये हमेशा इस बात को याद रखना कि 3.5 करोड़ लोग पॉलीथीन में अथवा खपरेल में अथवा छप्पर में सोया करते थे। एक सीन अक्सर मुझे देहात में दिखाई पड़ता है कि मैं जाता किसी काम से हूँ तो गांव में एक महिला भागते हुए कोई आती है और वो ये कहती है कि अरे रुकना जरा, अरे मैंने कहा मैं किसी काम से आया हूँ, ना रुको, उनके घर में घी नहीं होता है। ऐसा जीवन में 10-12 बार हो चुका है कि सरसों के तेल से उस महिला ने आरती उतारी। मैंने पूछा बहन जी आखिर हुआ क्या है, और बतासे ठूस दिए मेरे में बुढ़िया बतासे, इनके यहाँ काजू की बर्फी नहीं होती। भैया मेरे को मोदी जी ने मकान दिया है, मैं छप्पर में सोती थी, कपड़े ऊपर हो जाते हैं रात में कई बार, शराबी लोग निकला करते थे, नींद नहीं आती थी। जब से ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिला है मैं कुंडी लगा के सोती हूँ और अब भैंस अलग बनती है। उनको हमेशा याद रखना मनरेगा के मजदूर को कि अगर वो बीमार हो जाएगा तो वो एक दिन तो चाय में तुलसी डाल के अपने जुकाम को ठीक करने की कोशिश करता है, फिर एक दिन अगले दिन काढ़ा पीता है, तीसरे दिन अपनी जेब में डले हुए रुपयों के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करता है, बीमारी के अनुसार नहीं चयन करता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का पैसा लेते हैं, उसको 5 दिन का ये एंटीबायोटिक चलेगा, भाड़ में जाए आपका कोर्स, ये 40 रुपये जेब में डले हैं, उसमें जितनी दवाई आती है वो आने को याद रखना है। वो 80 करोड़ लोग हैं, तो वो फिर नीली पीली गोलियां बिना रह करके कागज की पुड़िया में लपेट के देता है। इसलिए आयुष्मान कार्ड वो भी इंटरव्यू समाप्त होने के बाद मैं नंबर 2 पे प्रायोरिटी देता हूँ। तो 45 करोड़ लोगों को आच्छादित करने का काम जो है कर दिया। मैं सरकार का बखान इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बार होता है, जैसे हम कहते हैं पहली बार तो पेट में दर्द होता है, हम कहते हैं पहली बार बुलडोजर चलाई थी तो पेट में दर्द होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की यहाँ कार्रवाई हुई, पहली बार हुआ है कि अतीक की यहाँ कार्रवाई हुई, पहली बार हुआ है कि अफजल की यहाँ कार्रवाई हुई, पहली बार ये हुआ कि बुलडोजर चला, पहली बार हुआ है क्या। मैं एक उदाहरण दूँ, उस दिन हम लोग शादी से लौट रहे थे 1.5 महीने पहले, मैंने एक सीन दिखाया अवस्थी जी कि 1:30 बजे रात में या तो मैंने गुजरात में गरबा के दौरान लड़कियों को सोने चांदी से लगे हुए देखा, या आपसे 2 महीने पहले, मैं तो रात भर शादियों में रहता हूँ, मैं तो सुबह 4-8 बजे लौटता हूँ, लेकिन एक महिला एक्टिवा चला रही थी और उसकी बेटी या जो भी बैठी थी दोनों जेवर पहने हुए थे। मेरा मन हुआ कि मैं लाइव फेसबुक चला दूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं फोटो खींचूंगा तो उसकी प्राइवेसी होगी, तो मैं बताना चाह रहा था ये योगी काल में कैसा मैं ये सीन देखने को मैं तरस रहा था कि मैं आ रहा हूँ और एक महिला और उसकी बेटी या बहन जो भी है एक्टिवा पर सोना पहने हुए जा रही थी। तो ये अगर गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था तो योगी काल उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। आपकी बड़ी भूमिका आपकी भी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो अगर आप में से एक भी तेरहवीं खाता है तो आपको आपकी नौजवानी पर मुझे शक होगा। अगर आप में से एक भी अपनी शादी में दहेज तय करेगा तो मैं आपके बौद्धिक स्तर मैं आपको नहीं मानता। आप में से एक भी सामाजिक कुरीतियों को अगर बढ़ावा दे रहा है, कायदे में तो ये होना चाहिए कि घर वाले अगर दहेज तय कर लें तो तुम घोड़े पे तुम्हें नहीं बैठना चाहिए जब तक ये वापस ना आए। तो मैं तेरहवीं और ये मैं कब भाषण दे रहा हूँ, माफ करना, मैं 29 तारीख को एंटी टोबैको डे था, तो हमारे मंत्री जी ने कहा आपको शपथ दिलानी है सिगरेट और तम्बाकू नहीं दिला। मैंने कहा मैं नहीं दिलाऊंगा, मैं बाइकआउट करूँगी। क्यों? मैं सिगरेट पीता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो दिलानी है, मेरा तो जहाज है, पीएम को टैग करना है। तो मैंने कहा रुक जाओ, आपकी सिगरेट पी कर मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मेरे में हिम्मत है। मैंने लास्ट सिगरेट पी, उस दिन से मैंने सिगरेट पी थी। तो मैं ऐसे नहीं भाषण देता। आपने भी कभी कभी एमपी रोड पे शायद देख लिया हो, कभी नहीं पीता, मेरे को कोई अधिकार नहीं था शपथ दिलाने का। इसलिए आत्मा की सुना करो, ये दिमाग बहुत शातिर है। आत्मा ने कहा नहीं, कथनी करनी में फर्क हो जाएगा।
और जिस दिन कथनी कथनी में फर्क हो जाएगा तो उस दिन एसपी सिंह बघेल कौन कहेगा, तो इसी के लिए अभी ऑर्गन में आपने प्रशंसा के लिए मैं खड़ा हूँ, ऑर्गन डोनेशन डे था, उस पर हमें शपथ दिलानी थी। मैंने कहा भाई जरा जल्दी से वेबसाइट चलाओ, मैं शपथ कर लूंगा जब पहले दान दे लूंगा। माफ करना, मैंने आपने देखा होगा फेसबुक पर एक भाषण नहीं, मेरी बॉडी अब मेरी बॉडी नहीं रही है, और मैं ऐसा कानून बनाने जा रहा हूँ जब मैंने पूरे होश हवास में, बिना शराब पिए, बिना नशे में, बालिग होकर जिम्मेदार रूप में, जब मैंने अपना हार्ट, अपना लिवर, अपनी किडनी, अपना पैंक्रियाज, अपनी इंटेस्टाइन, अपनी बोन्स, अपनी टिश्यूज, अपनी कॉर्निया जब देश को दे दी है, तो ये कौन होते हैं दाह संस्कार करने वाले? ये डेथ बॉडी को रोकने वाले हैं क्या? जब मैंने दी है, मैं ऐसा कानून बनाना चाहूँगा कि फिर पुलिस लेके जाएगी जब हमने होश हवास में, जब हमने वो वेबसाइट पर अपना। अब बताओ, अंगदान आपको करना चाहिए ना? आप जनदान को बहुत मान रहे हो, अब केला दान बहुत हो गया यार, 2 केले देते हुए, फोटो खींचते हुए, एक रजाई को 20 लोग उठाते हुए, एक रिक्शे वाले को पकड़ के पानी पिलाते हुए बड़ा भारी दान हो रहा है। अब हमें रक्तदान से ऊपर अंगदान पर आ जाना चाहिए। और देहदान और अंगदान में फर्क है। अभी आपकी दिमाग में सोच है कि हमारी बॉडी एम्स में रहेगी तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा, नहीं, पूरा दाह संस्कार होगा। यहाँ से केवल कॉर्निया ली जाएगी, पूरा शरीर मेरा सुरक्षित होगा, और लास्ट में तो आधे घंटे बाद इतनी राख मिलती है। हमारे इलाके में जब मिट्टी बोलते हैं तो मिट्टी की और क्या मिट्टी होनी है? अभी तुम्हारे दिमाग में यह है कि अगर आंख पूरा गट्टा निकाला जाएगा तो डेड बॉडी को फैशन परेड में भाग देना है क्या? ऊपर जा करके ऐसे करके ऐसे निकाल ली जाती, ऐसे करके ऐसे जितनी देर में बता रहा हूँ, आप थोड़ी की रंजना में निकाल ली, दूसरे की निकाल ली। मैंने अपने भाभी के पिताजी की लाइफ दिखाई है। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। और आप ये देखो पूरे घर में सलोनी ने भी उसी कर दिया, मैं इसकी भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज इसने मेरे से किसी भी प्रकार की बात नहीं की। अपने कॉन्फिडेंस जरूर हम प्रोग्राम करना है, मेरे को समय तो बता देती कि कब आना है। एक बात बता रहे हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में मुझे नहीं घुसने दिया। नहीं तो बच्चे ये होते हैं कि 2 मिनट की बात में अपने बाप का नाम जरूर ले लेते हैं अगर वो किसी अच्छे पद पर है। बेटा मेडिकल कॉलेज में पास आउट हो गया है, GSVM कानपुर में मेरा प्रवेश वर्जित उसने करा दिया कि नहीं आ सकते आप हमारे कॉलेज में, हम नहीं कोई किसी प्रकार का फेवर चाहते। तो मेरे ही बच्चे ऐसे नहीं है, यूथ आजकल ऐसा ही आ रहा है। इसलिए अगर मैं 87 साल जिंदा रहा और वो अल्जाइमर्स नहीं हुई, मुझे नहीं लगता है, संभव नहीं है जो मेरी वर्किंग है। लेकिन आप सब लोग हैं 22, 23, 24, 25 वाले बैठे हो, 2047 में आप 50 के हो गए या 48 के हो गए, 2047 में 46। आज की तारीख, स्थान और समय नोट करके जाना। हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश नंबर 1 इकोनॉमी होगा, ये देश सुपर पावर होगा, ये देश विश्व गुरु तो हम लोग सुनते हैं, विश्व गुरु थे हैं नहीं, लेकिन हो जाएंगे। विश्व गुरु तो मेरे को समझ में नहीं आता कि किस मामले में करते हैं, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 पे होंगे। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो रूस अमेरिका गुंडागर्दी विश्व भर में करता रहा अभी तक, भारत गुंडागर्दी तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारी फिलॉसफी दूसरी है, लेकिन हमारा दबदबा भारत दुनिया की राजनीति में होगा। और उसके बीच मोदी और योगी ने डाल दिए हैं, जिस पर आपको व्यक्त करना है। तो मैं थोड़ा देश के बारे में थोड़ा तो सोचा करो ना, खुशी होती है मुझे। मैं कई बार घर में एक प्रयोग करता हूँ कि वॉश बेसिन पर गाड़ी बनाते हुए उसको कंटिन्यूस जारी रखता हूँ पानी को। तो ये मेरे को डांट नहीं सकते, लेकिन आंखें बंद कर देते हैं। ये नई जनरेशन है, मुझे बहुत उम्मीद है, मैं इस जनरेशन के जवान होने की प्रतीक्षा करता हूँ। अमेरिका घुटनों में होगा। मैं कई बार जो है बंद जलाते छोड़ता हूँ तो ये कहते नहीं है, बंद कर जाते हैं। कई बार चॉकलेट का रैपर डालता हूँ कि नई जनरेशन क्या सोचती है, तो ये उठाते हैं और कहते भी हैं। तो गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाया था गांधी मार्च में, तो देश खड़ा हो गया था। और जिस दिन वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू मोदी जी ने उठाई थी, पूरे देश ने उठा लिया। रोल मॉडल चाहिए, तो पॉलिटिशियन को तो रोल मॉडल अपनी सोसाइटी का बनना ही चाहिए। और आप लंबी बात हो रही है थोड़ी सी, लेकिन मैं आपकी सामाजिक जिम्मेदारी दूंगा, आपको देर भी नहीं करनी चाहिए, आपको बंद करनी चाहिए। मेरी माँ मर गई, मेरे भाई की डेथ हुई, मेरी भाभी की डेथ हुई, मैं देर भी नहीं करता। समाज प्रेशर डालेगा थोड़ा सा,
कि कौन से नौजवान हैं, जब मैं देखता हूँ ट्रैक्टर की ट्रॉली में मालपुए होते हैं, दूसरी में सब्जी होती है, तीसरी में खीर होती है, चौथे में रायता होता है, और आप उसको खाना, उस खाने को खा रहे होते हैं। आप क्या खाना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो शुरू करो ना। तो आज यही शपथ लो। आज इंटरनेशनल यूथ डे तो तभी सफल हो जाएगा अगर कोई मैसेज चला जाए। आज यही शपथ ले लो कि आज के बाद हम तेहबी ना करेंगे ना खाएंगे। खेत बिकते हुए देखा है आपने अपने गांव में तेहबी की वजह से? बिकते देखा है नहीं देखा? और गांव में लोग तैयार है 3 रुपए सैकड़े पर ब्याज देने के लिए आपको तेहबी करने थे। ये काज नहीं है, ये कर्ज है। लोगों की निगाह तुम्हारे खेतों पर है, इसलिए लंबी तेहबी डालते। अवस्थित इस इलाके में मालपुए होते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली को हम लोग डोंगा बनाते हैं, ट्रॉलियां खड़ी होती हैं, उनके अंदर पॉलीथिन होती है, एक ट्रॉली नहीं, भट्टियों से सीधे ट्रॉली में मालपुए आते हैं, दूसरी में सब्जी आती है, तीसरी में खीर आती है, चौथे में रायता आता है, यहाँ पर बिल्ला लगा होता है, यहाँ सीटी होती है, हाथ में डंडा होता है, और 20 बीघे 25 बीघे खेत में यहाँ दावतें होती हैं। अगर पुराने विचार का कोई खा रहा या कर रहा है, ठीक है। इस सभागार में बैठे हुए किसी भी यूथ को अपने घर में क्या तेहबी होने देनी चाहिए? और रक्तदान के मामले में भी गजब क्यों? गांव में क्या होता है, जैसे कोई बीमार होता है ट्रैक्टर भर के आता है, जैसे ही डॉक्टर कहता है 1 मिनट, धीरे धीरे सब सड़क जाते हो। मरीज के लिए केले और सेव लेके तो आते नहीं हो, उसकी उल्टी और चाय पीते हो, और जैसी ब्लड की कोई बात करता है तो अस्पताल बदल देते हो। दूसरा अगर क्वालिफाइड डॉक्टर है तो ब्लड मांगेगा तो तीसरा अस्पताल, चौथा मांगेगा तो 5वां, लास्ट में एक स्लॉटर हाउस मिल ही जाएगा। तो स्लॉटर हाउस के अलावा है एमओएस हेल्थ, फिर कट्टी खाना कोई मिल जाएगा, कहेगा भाड़ में जाए ब्लड तू आ जा, भर्ती हो जा, वो भर्ती कर देगा। तो मेडिकल साइंस के अनुसार कोई ट्रीटमेंट करेगा तो जितने अस्पताल बदलोगे वो ब्लड भी मांगेगा, क्योंकि ब्लड की जरूरत है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अंगदान करना चाहिए हम लोगों को। 8 चीजें आप दे सकते हो, जिंदा रहते हुए 2 चीजें दे सकते हो, एक किडनी 1 दे सकते हो, लीवर का 40% भाग दे सकते हो, बहुत जल्दी रिकवर होता है, लेकिन मरने के बाद दोनों किडनी दे सकते हो, लीवर पूरा दे सकते हो, हार्ट पूरा दे सकते हो, और ये बोन्स, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, लिवर, सारी चीजें दे सकते हो। तो अब ये पंडित जी लोग डराते हैं, उसकी वजह से हम अपने राहु केतु ठीक करने के लिए तनाक्तों में भोजन कराते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, केतुओं से कम हमें मतलब है, अपनी जन्म कुंडली देखते हैं कि ये टिकट क्यों नहीं मिल रही है, मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं लग रही है, ब्याह क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए जब मैं ये सब मैं दूंगा तो ग्रैंड डॉटर, अब सब लोग ग्रैंड सन ही कहते हैं, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर या देवते या देवतियां, जहां मेरा हार्ट लगा हुआ है या जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं, कम से कम 10-20 साल, तो उस आदमी से मिलके आना जिसमें मेरा हार्ट होगा, उस आदमी से मिलके आना जिसको मेरी प्रॉब्लम लगेगी, उस आदमी से मिलके आना जिसको मेरी किडनी या पैंक्रियास जो है टिश्यू बोन्स क्या क्या है। तो मैं, अगर आप लोग तैयार हो तो क्या हम एक आयोजन कर सकते हैं, अंगदान का कर सकते हैं, और कानून भी ये बना दें कि बाद में वे घर वाले और जो घर में वाले बड़े बूढ़ों को पानी को नहीं पूछ रहे, गोलगप्पे के लिए बुजुर्ग तरस रहे हैं, महिलाएं दादियां हमारी तरस रही हैं कि हम किसी बच्चे के हाथ में 51 रुपए रख दें, और बाद में बड़ा क्लेम करते हैं कि हम दाग लगाएंगे। तो आप यूथ की अगर हो तो हम एक हिंदुस्तान में पहली बार कोई सामूहिक रूप से एक बड़ा आयोजन करें, जिसको ये कब आएगा, 25, 30, 40 साल बाद आपके साथ ये घटना आएगी। तब तक एसएन मेडिकल कॉलेज में भी हार्ट ट्रांसप्लांट होना शुरू हो जाएगा। अभी तो यह है कि ये 4 घंटे भी, 6 घंटे भी, 8 घंटे में, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर कोई किसी को हार्ट की जरूरत हो, कोई दे रहा होगा, तो मैं कहीं से हेलीकॉप्टर लेके आऊँ, मैं आप एम्स में 40 मिनट में पहुँचवा दूंगा, सड़क पर पूरी पुलिस लग जाएगी जो 2.5 घंटे में आपको दिल्ली पहुँचा देगी। तो जब हमें देने की बारी आती है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, जब लेने की बारी आती है तो हम समाज को बहुत कोसते हैं। तो एक एक्सीडेंट हुआ, वो है ना, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ डे। एक एक्सीडेंट हुआ, मैं मरीज को लेके आ रहा था, माँ बाप और भाई को बैठा लिया, एसएन में यहाँ आया, मैं सीधा नर्सिंग होम में, रात 1:30 बजे हो रहा था, तो मैंने कहा बच्चा मर जाएगा, तो डॉक्टर से कहा यार सब इंतजाम करके रखना, मिनिस्टर नहीं था, एमपी था, सब इंतजाम हो गया। लास्ट में डॉक्टर ने कहा ब्लड चाहिए, मालूम है माँ क्या कह रही है, मेरे को तो मलेरिया हो गया था, खून है ही नहीं। बाप कह रहा है कि मैं 3 साल पहले मेरा हाथ कट गया था, तो सारा खून कट गया।
भाई जरा मैं छत से कर गया था, मैंने कहा साहब पहले तो तुम पर रिसर्च होनी चाहिए कि तुम जिंदा कैसे हो बिना पैसे मैं खर्च करूंगा, 11 सिपाही मेरे साथ सिक्योरिटी में, लेकिन ब्लड नहीं देंगे जब आपने ये भ्रांति है। कुछ लोग तुम में से यूथ एक आध ऐसा काम करता है, भले तुम्हारे साइड पे उंगली कट जाती है हमारी, फावड़ा चलाते हुए, खुरपी चलाते हुए, कहीं पे कार में आया उसको मुंह में डालते हो, इसलिए डालते कि ये बहता हुआ खून हमारे शरीर में चला जाए, तो ये वापस आर्टिलरी वेन्स में जाएगा क्या? ये दोबारा हार्ट पंपिंग करेगा, ये इन्फेक्शन और करेगा। बोला होता है या नहीं होता है? ऐसे कटी हुई उंगली मुंह में डालते हैं ना, खून एक बकरा खाने के बाद 2 बूंदें बनती हैं, कुछ लोगों में तो ये तक भ्रांति है, तो लोग ये भ्रांति है कि एक कनिस्टर घी खाएंगे तब दूंगा, ऐसे रोज बने तो सारे एग्जिट स्थानों से खून ही बाहर करेगा। भैया कम फॉरवर्ड यार, आगे आइएगा। अगर आप यूथ हो तो आपको तेरी आपको दहेज नहीं लेना चाहिए, मैं इसलिए कहता हूं नहीं ली थी, नहीं लिया था, तेरहवीं नहीं करते हम अपने घर में, हमारे कपड़ों की नकल होती है तो हमारे आश्रम की भी नकल होगी। जिस दिन से हमारे घर से तेरहवीं बंद होगी तो हमारा पड़ोस भी हमारे बारे में सोचेगा, जब हमने नहीं की तो बहुत मैंने लास्ट में कम से कम 1 घंटा देश को जरूर दूं। मुझे खुशी है कि मैं जिंदगी भर दूसरी पार्टियों में ये सड़क स्कूल बिजली पानी नाली करता रहा, जब से बीजेपी में आया हूँ तो 370 हटाने में भी मेरा योगदान है, मेरा योगदान है, और अब आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी में भी परिवर्तन होगा, उसमें भी जो है योगदान होगा। तो भारत के बारे में केवल एक बात कहेंगे कि कंट्री के बारे में थोड़ा सोचना है, मैं खाली उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैंने सिगरेट छोड़ने के बाद सिगरेट छोड़ने के लिए कहना शुरू किया है, मैंने अंगदान देने के बाद आपसे, क्या मैंने कभी आपसे अंगदान मांगा था? कब से? क्यों? जब मैंने पहले दे दिए तब मैं आपसे इस बात की उम्मीद करता हूँ। तो ये भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र कोष है, कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरीशंकर इसकी जटाएं हैं, पंजाब और बंगाल को इसके मजबूत कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी 2 जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पैर है, इसका बूंद बूंद अमृत है, कंकर कंकर शंकर है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण की तरफ हम लोग ये सांप छत्तीसगढ़ का देश नहीं रहा, ये अब नागाओं का देश नहीं रहा, ये जादू टोनों का देश नहीं रहा, हम विश्व में हम $5 बिलियन इकोनॉमी पर पहुंच चुके हैं। 14 राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दिया है, पद्मश्री हमारी बहुत मुश्किल में मिलती है, हम जब भारत रत्न किसी को दे दे विदेशी को तो सोचना वो कितना महान होगा। और विकसित राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, विकासशील ने भी दिया है और अविकसित ने भी दिया है। और एक देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? मोदी बॉस, ये शब्द ऐसे नहीं है जो हम जनरल बॉस कहते हैं, और एक ने पैर छूने का उपक्रम नहीं किया है, पैर छुए हैं, और एक ने व्हाइट हाउस में सारे नियमों को तोड़ के अंदर में जो डिनर दिया है, लेडी राष्ट्रपति उसमें मौजूद रही है, और राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है कि हाँ आपका आना हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया। बॉलीवुड है हॉलीवुड है, क्या है जो भी ये कह रहे हैं वो हमारा बॉलीवुड, हाँ तो हॉलीवुड और फुटबॉल के, बॉक्सिंग के बड़े बड़े सेलिब्रिटी अमेरिका के ये बात की सिफारिश लग रहे थे कि मोदी जी के डिनर में हमें भी शामिल कर लिया जाए। हम तो विकसित राष्ट्र थे, हम विश्वगुरु थे। जेल में बस 2 लाइन कह के आपको एहसास कराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जेल वेड ने टेलीविजन 1800 में बनाया, 1900 हमारे पास त्रेता द्वापर में था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और संजय हस्तिनापुर में सुना करते महाराज महाप्रभु वायरलेस आकाशवाणी बहुत बाद में बनाई है, नहीं आगरा से निकल रही थे, कंस अपनी प्यारी बहन को लेकर चौकी के सामने से जब निकल रहा था तो आकाशवाणी हुई थी, तो जिसको लेके जा रहा उसका बेटा तुझे मार देगा, हमको एक्टिंग बहुत पुराना। बम अभी बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस को नहीं दे पा रहे हैं, कर्ण के पास बुलेट प्रूफ जैकेट हुआ करती थी, और जेल वेड के टेलीविजन और राइट ब्रदर्स ने जहाज बाद में बनाया है, हमारे भारद्वाज जी ने बहुत पहले बना दिया था, रावण हाईजैक करके ले गया था। मिसाइल्स अब आई हैं, हम पे अग्निबाण बहुत पहले से थे, और 100 बच्चे कोई 150 साल में नहीं पैदा कर सकता है।
द्वापर में भी ये कहा जाता था मिर्जापुर शतायु हो, मैंने 100 साल, ज्यादा उम्र ही नहीं है तो 100 बच्चे कैसे पैदा हो गए, 9 महीने के भी रखोगा। ये हमारे यहाँ सब कुछ टेस्ट ट्यूब बेबी, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ये सब कुछ था। और गणेश जी को देख करके, ये गणेश जी जो है ना, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू इब्राहिम भी है, जेम्स विडली के इसके पात्र नहीं है। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग अपने कार्यक्रम की, गणेश वंदना से करते हैं। सर्जरी का ये सर्वोच्च उदाहरण है। अभी गोरे लोग कहते हैं कि हमने तो ट्रांसप्लांट कर दिया लिवर, और एक बात और कहना चाहूँगा, दुनिया में कहीं इलाज कराने चला जाना, उस टीम में एक भारत का आदमी जरूर होगा। और आज मुझे सुहाग में कुछ का काम किया होगा तो मुझे हेल्प मिली है, रोज 2-4 लोगों की सेवा करने का मुझे जो अवसर होगा। अगर हिंदुस्तान का 5 साल का बच्चा अगर किसी संस्था को जानता है तो उस संस्था का नाम एम्स है, और किसी व्यक्ति को जानता है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। इन दोनों लोगों ने अपनी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, काम से ये प्रसिद्धि पाई है। मैं चाहता हूँ ये रिले रेस है, हम लोग अमृत के नहीं आए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आगरा का MP आप में से कोई बनेगा और आगरा सुरक्षित हाथों में जाएगा, और असुरक्षित में जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा।